ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। इस उत्साहवर्धन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। चलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जहां से हम लोग कंटिन्यू चल रहे थे, यानी अभी तक हम लोगों ने पहला राइट समझ लिया था। पहला राइट समता का अधिकार, और आज हम उसके आगे चल रहे हैं और ये है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। अब आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है, तो यहां पर देखना ये होगा कि इसमें कौन सा राइट है। इसमें कौन सा राइट आता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, इसमें ये जो चार राइट्स हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को उन्मुक्त रूप से, बिना किसी रोक टोक के, बिल्कुल मुक्त छोड़ देना कि वह अपने किसी भी कार्य को बिल्कुल मुक्त रूप से कर सके। लेकिन क्योंकि यह अधिकार हमारे कानून ने उपलब्ध कराया है, इसका अर्थ है कि कानून ने हमारी स्वतंत्रता पर कुछ स्थितियों में प्रतिबंध भी लगाया है। तो हमें यह स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध तो है, लेकिन हर मामले में नहीं। यह स्वतंत्रता हमें कानून या विधि के तहत उपलब्ध कराई गई है। राइट। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है? यह है वाक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अब देखिए, ये वाक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, ये वाक का मतलब क्या होता है? इस वाक का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपनी बात को कहने का, भारत में अपने पक्ष को रखने का। अब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? कि भारतीय नागरिक को, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि आर्टिकल 19 केवल किसके लिए है? ये इंडियन सिटीजन्स या भारतीय नागरिकों के लिए है, यह विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अपनी बात को कहने का, अपने पक्ष को रखने का, अपनी बात को लिखित रूप में, मौखिक रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये आर्टिकल अपने आप में एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ सब आर्टिकल्स या सब क्लॉज भी शामिल किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19 का 1। अभी आर्टिकल 19 का 1 का मतलब क्या हुआ? कि ये संविधान में बाद में शामिल किया गया होगा। अब हम इसकी बात करें तो यहां पर आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें क्या क्या अवसर दे रही है? कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। अब अपनी बात को कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कि कभी कभी जब चुनाव का समय आता है तो आपने देखा होगा कि नेता लोग क्या करते हैं? बहुत सारी भीड़ भाड़ जुट जाती है, लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, यानी भाषण की स्वतंत्रता उनको क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। यानी हम दूसरे रूप में देखें तो इसमें कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध है? भाषण की स्वतंत्रता। तो भाषण की स्वतंत्रता जो उपलब्ध है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19(1) के तहत। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कोई बात नहीं कहना चाहता
तो क्या वो चुप रहने के लिए स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चुप रहने की जो स्वतंत्रता है या चुप रहने का जो अधिकार है वो भी कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 प्रदान करता है। इसके साथ साथ तीसरी चीज देखिए कि चुप रहने के अधिकार के अलावा और इसमें क्या शामिल है। अब देखिए, पक्ष रखना, अभिव्यक्त करना, ये तो लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है, यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो भी कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है यह भी कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। इसी तरह बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, बहुत लंबी सारी चीजें इसमें शामिल हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर हमारा उद्देश्य आपके एक बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करना है, अगले वीडियोस में जब भी आएंगे हम लोग, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तो इन सारी चीजों को और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी से बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं। लेकिन अब देखिए यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये भाषण की स्वतंत्रता है, इसका तो स्पष्ट रूप से वर्णन है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में, लेकिन चुप रहने का जो अधिकार है इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि इन स्वतंत्रताओं के तहत ही ये वाली स्वतंत्रताएं इस आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 को आधार बनाते हुए उपलब्ध करा दी गई है। राइट। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 19 के पार्ट 2 पर। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 क्या कहता है? अभी थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर शामिल होगा जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 से संबंधित होगा। अब देखिए यहां पे क्लॉज 1 से इसका संबंध किस प्रकार से जोड़ा गया, यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में की गई है। अब वो किस प्रकार की गई है हम इस बात पे पर चर्चा करते हैं। देखिए, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 19(1) के क्लॉज 1 को व्याख्यायित कौन करता है, एक्सप्लेन कौन करता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 19 का क्लॉज 2। अब देखिए, बिना हथियारों की सभा करने की स्वतंत्रता कैसे? मैंने अभी अभी बताया कि जब भी चुनाव आयोजित होते हैं या जब भी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो वहां पर हमें अपने साथ हथियार ले जाने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अब जब अपने साथ हथियार ले जाने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में। अगर कोई व्यक्ति वहां पर हथियार ले जाने का प्रयास भी करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ऊपर विधि के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 19 का क्लॉज 3। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 3 है वो बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आसपास आपकी सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां का मतलब जैसे राशन कार्ड की जो दुकान है वह भी सहकारी समितियों के अंतर्गत ही आती है। तो आपके आसपास तो कोई ना कोई पेट्रोल की दुकान होगी,
राशन की दुकान होगी, वो क्या है, एक सहकारी समिति है। दूसरा, इसके अलावा आप देखते हैं कि अक्सर कुछ नई पार्टियां गठित हो जाती हैं प्रतिवर्ष, तो उन लोगों को जो अपनी नई पार्टी गठित करने का अधिकार है वो भी कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 प्रदान करता है। अभी इन सबको मैं आप लोगों को याद भी कराऊंगा। अब देखिएगा अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19 का क्लॉज 4। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 4 है ये क्या कहता है, इसका मतलब है कि यह जो क्लॉज है वह अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 से संबंधित है। यहां पर किस बारे में बात की गई है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध आचरण की स्वतंत्रता। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि अबाध आचरण क्या होता है। अबाध का मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, आचरण का मतलब वो जा सकता है, यानी अगर कोई इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में जो 28 स्टेट्स और 9 टेरिटरीज हैं वह उनमें कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का विधि के तहत कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर प्रतिबंध या रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे कोई आपातकालीन स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि स्वतंत्रता के अधिकार को उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि आपातकालीन स्थिति चल रही है, देश में इमरजेंसी लागू है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या कर दिया, जाने पर रोक टोक लगा दी। लेकिन सामान्य स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से जाने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है। हाँ, अगर हम इस आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 को आर्टिकल 21 से रिलेटेड कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम आर्टिकल 19 के पार्ट 4 में कौन सा आर्टिकल जोड़ देते हैं, आर्टिकल 21, तो इन दोनों को मिलाकर के हमें जो स्वतंत्रता उपलब्ध होगी वो कौन सी होगी, विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध हो जाएगी, यानी हमें विदेश में जाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। अब विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता जो प्राप्त होगी, इस स्वतंत्रता पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य विशेष से वहां दूसरे देश में जाना चाहता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो विदेश भ्रमण कर रहा है, यानी अपने कार्य में एकांत चाह रहा है, एकांतता चाह रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर के यानी विदेश भ्रमण की जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, क्या हम इसे एकांतता की स्वतंत्रता नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये एकांतता की जो स्वतंत्रता है ये भी हमें कौन से आर्टिकल्स प्रदान करते हैं, ये हमें प्रदान करते हैं आर्टिकल 19 का 4 और आर्टिकल 21, राइट। अब देखिए आर्टिकल 19 के 4 के बाद हम लोग अगले आर्टिकल में आते हैं और ये आर्टिकल है आर्टिकल 19 का 5। अब ये आर्टिकल 19 का 5 क्या कहता है? अब ये आर्टिकल 19 का 5 कहता है कि व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार उपलब्ध है। देखिए भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से आचरण करने का अधिकार मिल गया। अब यहां पर यह आर्टिकल उपलब्ध कराता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को भारत में कहीं भी
स्थायी निवास की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता। अब देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी स्थान पर भारत में कहीं भी स्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। अब आप कहेंगे अधीन कैसे? जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत समय पहले एक घटना हुई थी कि महाराष्ट्र और गुजरात में अन्य राज्यों के व्यक्तियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, या हिमाचल में या नागालैंड में वहां पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? इसके पीछे मूल कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी है या किसी दूसरे राज्य का है और उस राज्य में जहां पर वो जा रहा है अगर कोई जनजाति निवास करती है और उस जनजाति को उन नए व्यक्तियों से मिलने के कारण कुछ खतरा उत्पन्न होता है, तो वो जनजातियां अपनी सीमाओं को खत्म कर दें, अपने स्थायित्व को अस्थायी कर दें। इसलिए कुछ मामलों में इस स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि उन जनजातियों को संरक्षित किया जा सके, उन जनजातियों के साथ किसी भी तरह का कोई मिक्सअप न होने पाए। इसके बाद हम लोग अगले और आर्टिकल पे आते हैं जो कि लास्ट क्लॉज है। सॉरी बच्चों, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया। ये बेसिकली आर्टिकल 19 का ए है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आर्टिकल 1 का क्लॉज बी है, ये 19 का 3 नहीं है, ये बेसिकली आर्टिकल 19(1) का क्लॉज सी है, ये आर्टिकल 19(1) का क्लॉज डी है, ये आर्टिकल 19(1) का क्लॉज ई है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19(1) का क्लॉज जी। तो बच्चों ये एक माइनर मिस्टेक थी, इसके लिए वेरी सॉरी। एक्चुअल में भावावेश में आर्टिकल 19 में लिख रहा था, तो ये चीजें मैं भूलवश लिख गया। अब देखिए आर्टिकल 19 के वो क्लॉज जी की बात करें। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर आर्टिकल 19(1) के बाद आर्टिकल 19(1)(f) आना चाहिए। अब ये आर्टिकल 19(1)(f) आना तो चाहिए, लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी था, और वो राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978, यानी हम क्या कहेंगे, संविधान संशोधन 1978 जो कि 44वां था, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। राइट। अब देखिए आर्टिकल 19 के 1G की बात करें तो आर्टिकल 19 का 1G क्या कहता है? भारत में कहीं भी व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। राइट। अब इसमें ध्यान दीजिए कि भारत में कहीं भी व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। अभी देखिए पिछले वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में हम लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 थी और आर्टिकल 35A था उससे निर्मुक्त कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर अब भारतीय संघ राज्य बन गया है और 2 संघ राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सकता है और जम्मू कश्मीर में भी जाकर के व्यवसाय कर सकता है, यानी अब जम्मू कश्मीर में भी हमें व्यवसाय और स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो गई है।
यह उपबंध 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। राइट। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता हमें कब से मिली? 31 अक्टूबर 2019 से। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका देखिए। सामान्य तौर पर मैं अपना उदाहरण लेता हूं और एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताता हूं। सपोज दैट मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा था बाजार की तरफ, वहां मुझे किसी एक युवती से मुलाकात हुई। अब मुलाकात हुई तो बातचीत हम लोगों के बीच हुई, तो हम लोगों के बीच एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया। अब वो अट्रैक्शन डेवलप हो गया तो फिर वो अट्रैक्शन इतना बढ़ा कि उन्होंने मुझे बातचीत करने का मौका दिया और धीमे धीमे हम लोगों ने अपने क्षेत्र को विस्तार कर लिया, यानी उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। अब जब इतने बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए तो मुझे लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक बड़े स्तर पर सभा का आयोजन करना चाहिए ताकि अपने विचारों का हम लोग क्या कर सकें, प्रचार कर सकें। तो मैंने उस युक्ति के साथ मिलकर के अपने विचारों का क्या करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, यानी बड़े स्तर पर हमने बिना हथियारों वाली एक सभा की। अब जब सभा की तो हमसे बहुत सारे लोग हमारे विचारों से अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होने के बाद जुड़ गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जब हमें लगा कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी एक पार्टी बना लीजिए, तो हमने क्या किया, अपनी एक पार्टी का गठन कर लिया और उस पार्टी से हमने अपने कार्य करना शुरू कर दिया और उस पार्टी का विधि के तहत रजिस्टर्ड करा लिया गया। अगला क्या हुआ कि जब हमने अपनी पार्टी बना ली, संघ बना लिया, तो उसके बाद हम फिर अपनी पार्टी का घूम घूम कर प्रचार करने के लिए निकल गए। अब जब पार्टी का हम लोग घूम घूम कर प्रचार करेंगे तो फिर क्या होगा, निश्चित तौर पर हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं और हमारी पार्टी धीमे धीमे एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का रूप धारण करने लगी। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि भारत के किसी एक राज्य में जाकर के हमने अपना स्थायी निवास बना लिया, यानी अपनी पार्टी का एक कार्यालय स्थापित कर दिया। और जो मेरे साथ युवती जुड़ी थी, जो मेरी मां की उम्र के बराबर थी, मैंने उनको इस पार्टी का एक अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष बना दिया, उनके रहने खाने की यानी स्थायी निवास की क्या कर दी, व्यवस्था कर दी। अब स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो हमने अपनी पार्टी के साथ मिलकर के अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब इस व्यापार के माध्यम से हमारा क्या संचालित होने लगा, जीवन यापन संचालित होने लगा। यानी सबसे पहले मैंने किसी व्यक्ति के सामने अपने छोटे सामान्य विचार रखे, उसके बाद मैंने अपने विचारों को बड़ा कर लिया, उसके बाद मैंने उन विचारों का जब बहुत रूप विस्तार हो गया तो अपनी एक पार्टी या कम्युनिटी बना ली। उस पार्टी या कम्युनिटी के बाद मैंने क्या किया कि भारत में कहीं भी जाकर के अपने विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से घूम घूम कर प्रचार किया। उसके बाद किस भारत के किसी भी एक राज्य में मैंने स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया। और अगला आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमें भारत में कहीं भी व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता मिली, यानी हमने अपना जीवन यापन करने के लिए अपना बिजनेस प्रारंभ कर दिया। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए ये आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तय मानकर चलिए कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में प्रतिवर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ऐसा शायद ही कोई वर्ष आता हो जो स्वतंत्रता के अधिकार से किसी न किसी परीक्षा में एक प्रश्न ना रहता हो। तो आप इस आर्टिकल को आप लोग बहुत अच्छे से जज करें। दूसरा ध्यान रखें, ये जो मेरी माइनर मिस्टेक थी
कि आर्टिकल 19 1 2 3 4 कर दिया था, वो मिस्टेक थी मेरी, उसके लिए आप वेरी सॉरी। आप लोग ध्यान रखें, ये आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज ए है, ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का क्लॉज बी है, ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का क्लॉज सी है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का क्लॉज डी है, आर्टिकल 19 के 1 का क्लॉज ई है, आर्टिकल 19 1 का क्लॉज जी है। ध्यान रखें, आपको जो विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिलती है या एकांतता की स्वतंत्रता मिलती है, वो केवल आपको आर्टिकल 19 1D प्रदान नहीं करता, बल्कि हमें इसके लिए आर्टिकल 21 को भी शामिल करना पड़ता है। राइट, चलो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 32 तक डिस्कस करेंगे, और साथ ही आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट्स हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए। आप सभी को सप्रेम धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।